गुड मॉर्निंग। मैग्नेटिज्म में नई यूनिट शुरू हो गई है जिसका नाम है मैग्नेट एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जो हमारे नेचुरल मैग्नेट होते हैं उनसे रिलेटेड, जैसे बार मैग्नेट हो गया, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है। तो बार मैग्नेट आपका डायपोल के जैसा ही है। जो भी वहाँ पे चीज़ें आती थी, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे, ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल और इक्वेटोरियल में, फिर हम टॉर्क निकालते थे, फिर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे और तरह तरह की बातें। ऐसे ही यहाँ पे बार मैग्नेट के लिए करेंगे। बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हम एक्सियल लाइन में निकालेंगे, इक्वेटोरियल में निकालेंगे, उससे रिलेटेड टॉर्क निकालेंगे और पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम नेचुरली जो हमें तरह तरह के मटेरियल मिलते हैं, ठीक है, उनको हमने 3 टाइप में डिवाइड करा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। डाया, पैरा, फेरो, एंटी फेरो, फेरी, ये सारे अलग टाइप हैं। इनके बारे में भी पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। टॉपिक है, या आपकी यूनिट का नाम है मैग्नेट्स एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। सबसे पहले चाइना में एक प्रांत है, प्रोविंस, जिसका नाम है जियोडोंग। वहाँ के लोगों ने, जो वहाँ के नेटिव लोग थे, उन्होंने सबसे पहले एक ऐसा मटेरियल या एक ऐसा पत्थर उन्हें मिला जो कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता था। मतलब मैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे आपके आयरन हो गए, कॉपर हो गए, इन सबको अट्रैक्ट या रिपेल करता था। उस मटेरियल का नाम था लोडस्टोन। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्कवर्ड मैग्नेटिक ओर, पहले डिस्कवर्ड मैग्नेटिक ओर आपका था लोड स्टोन। इसका केमिकल फार्मूला होता था Fe3O4। और सबसे पहले इन्होंने इसको किसने डिस्कवर्ड करा था? चाइनीज़ ने कोल भी करा था, डायमंड करा था, सब उन्होंने ही करा है। तो डिस्कवर्ड बाय चाइना। ठीक है, यहाँ से शुरुआत है। फिर आपकी बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट इसी से बने हैं सारे। ठीक है, पर शुरुआत यहीं से हुई, लोडस्टोन से। Fe3O4 जिसे कहा जाता है। ठीक है, इसका एक और नाम है, ऑल्सो नोन एज, देखो मैग्नेट है तो इसका नाम एक और है, मैग्नेटाइट। तो दोनों कहते हैं इसे लोडस्टोन और मैग्नेटाइट। केमिकल फार्मूला है Fe3O4। पर ये हम डिनाई नहीं कर सकते कि इन्हें किसने डिस्कवर करा था। चाइनीज़ लोगों ने, जियोडोंग प्रोविंस थी, वहाँ से पता चला था। ठीक है, ये चीज़ें। इसके बाद यहीं से कुछ सालों बाद हमने बार मैग्नेट, जो कि हमारे एक तरह का परमानेंट मैग्नेट, उसको हमारे पूर्वजों ने बनाना शुरू करा। एप्लीकेशन लाइफ में बहुत बढ़ गए थे, तो मैग्नेट की ज़रूरत पड़ी, तो हमने बार मैग्नेट बना दिया। बार मैग्नेट होता कैसे, आपको पता है? जैसे चॉकलेट बार होती है वैसा होता है बार मैग्नेट, ऐसा। अब एक पोल इसका नॉर्थ पोल होता है और एक पोल साउथ होता है। पर सबसे मेन बात, इसके जो फिज़िकल एजेस हैं, जैसे ये फिज़िकल लेफ़्ट है और ये फिज़िकल राइट है, बस यहाँ नहीं होता नॉर्थ साउथ पोल, थोड़ा इससे अंदर होता है, थोड़ा सा अंदर। मतलब नॉर्थ पोल यहाँ होगा थोड़ा सा अंदर, और साउथ पोल भी यहाँ होगा थोड़ा सा अंदर। ठीक है, हम पे 2 पोल्स होते हैं हमेशा ही, यूनिपोल एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, हमें जैसे चार्ज तो सिंगल एग्जिस्ट कर सकता है, पर मैग्नेट हमेशा 2 पोल के साथ एग्जिस्ट करेगा। आप इसे काटोगे भी तो यहाँ पे साउथ बनेगा और इधर क्या बनेगा? नॉर्थ बनेगा, अगर ये 2 बन गए ना, क्योंकि सिंगल पोल में कभी एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात है, नॉर्थ काटोगे कितने भी पार्ट्स कर लो तो 2 पोल तो बनेंगे ही। अब सबसे मेन बात यहाँ पे हमें एक चीज़ बतानी पड़ेगी। जैसे वहाँ पे चार्जेस होते थे ना डाइपोल में, ए पॉइंट पे -Q, बी पॉइंट पे +Q, वैसे यहाँ पे चार्ज के एनालॉगस या इक्विवेलेंट कोई चीज़ होगी, उसको हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो M जो है इसे हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, और ये पोल स्ट्रेंथ दोनों की है, ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और दोनों बराबर होगी। पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ और साउथ
दोनों की बराबर होती है। अब थोड़ी यहाँ पे बात कर लेंगे हम इससे से रिलेटेड, ठीक है। वो क्या है, देखो ये बार मैग्नेट कुछ और नहीं है। बार मैग्नेट इज़ लाइक अगर हम इसे इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ें या इलेक्ट्रोस्टैटिक से जोड़ें तो बार मैग्नेट इज़ लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका मतलब हम बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डाइपोल के जैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो आगे से हम बार मैग्नेट को ट्रीट करेंगे। बार मैग्नेट इज़ ट्रीटेड लाइक किसके जैसे, मैग्नेटिक डाइपोल के जैसे हम इसे ट्रीट करेंगे। क्लियर, ये चीज़ें, ठीक है। देख लो कहाँ से स्टार्ट हुआ था। चाइनीज़ ने डिस्कवर करा था सबसे पहले, कौन, लोडस्टोन। Fe3O4 होता है ये, मैग्नेटाइट भी बोलते हैं इसे। उसके बाद कुछ सालों बाद हमने बार मैग्नेट बनाया, जब हमारे एप्लीकेशन ज़्यादा हो गए लाइफ में, ठीक है, हमें ज़्यादा नीड पड़ी। बार मैग्नेट फिक्शियस भी हो सकता है, रियलिटी में भी हो सकता है। आपने एक बार मैग्नेट बनाया, नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाई आपने, और जिसका फिज़िकल एक्सट्रीमिटीज़ है, जैसे फिज़िकल लेफ्ट फिज़िकल राइट, तो जो हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो वहाँ नहीं मिलेगा, थोड़ा उससे अंदर मिलेगा, ऐसा माना जाता है। तो नॉर्थ पोल थोड़ा सा अंदर, साउथ पोल थोड़ा सा अंदर। फिर इन्हें अगर हम काटें तो जितने बार भी काटेंगे आप, तो आपको कभी भी सिंगल पोल नहीं मिलेगा, दो पोल्स मिलेंगे। आपने यहाँ से काटा, यहाँ नॉर्थ था पहले से ही, तो यहाँ साउथ बनेगा, और यहाँ साउथ था तो यहाँ नॉर्थ बनेगा, और भी काट दो तो और बनेंगे, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, बार मैग्नेट को भी वैसे ट्रीट करना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं, -Q +Q। ऐसे यहाँ पे दो पोल स्ट्रेंथ होती है, इसकी -M मान लो, इसके +M मान लो। वैसे प्लस माइनस कुछ होता नहीं, पर आपके लिए बना दिया -M और +M, ठीक है, -M और +M, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ दोनों की सेम है, नॉर्थ और साउथ पोल की दोनों की एक जितनी है। और उसके बाद बार मैग्नेट को हम यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल के जैसे ट्रीट करेंगे। मतलब बार मैग्नेट कुछ और नहीं है, हमारा मैग्नेटिक डाइपोल है। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे अगर हम बार मैग्नेट की शुरुआत करें, ठीक है, बार मैग्नेट, तो थोड़ा आप लोगों को कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। क्या है कि अर्थ भी खुद एक मैग्नेट के जैसे बिहेव करती है, आप लोगों को पता है, ठीक है। अर्थ का भी कोई ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ होगा, ठीक है। तो कोई भी मैग्नेट अगर लेटर से किसी डायरेक्शन में, मान लो एक डायरेक्शन x है, दूसरी डायरेक्शन y है, तो आप ये मान लेना जो हमारा अर्थ होगा, अगर मैग्नेट का x जहाँ है वहाँ अर्थ का y होगा, और मैग्नेट का y जहाँ है वहाँ अर्थ का x होगा। तभी तो अट्रैक्शन होगी, तभी तो वो फिक्स रहेगा इक्विलिब्रियम में। ये एक्स वाई क्या है, नॉर्थ साउथ पोल है। अगर जहाँ मैग्नेट का नॉर्थ है वहाँ अर्थ का साउथ होगा, और जहाँ मैग्नेट का साउथ है वहाँ अर्थ का नॉर्थ होगा। ये थोड़ी बेसिक बातें थी जो आपको ख्यालों में रखनी है, अपने दिमाग में रखनी है, तभी हम आगे की बातें कर सकते हैं। चलिए, तो अगर हम बार मैग्नेट बनाएं तो कोई भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, जैसे अर्थ है, तो उसका एक प्लेन होता है। कोई सा भी प्लेन हो सकता है, इलेक्ट्रिक प्लेन हो सकता है, मैग्नेटिक प्लेन हो सकता है, या ऐसी कोऑर्डिनेट प्लेन हो सकता है। हम मैग्नेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ मैग्नेटिक प्लेन लेंगे, ठीक है। तो जैसे आपने कोई बार मैग्नेट लिया, मान लो यहाँ पे आपने कोई बार मैग्नेट लिया, ये, ठीक है। यहाँ पे आपने इसका नॉर्थ बना लिया, यहाँ पे आपने इसका साउथ बना लिया। आपको पता है बार मैग्नेट की कोई लेंथ होगी, तो जैसे डायपोल की लेंथ लेते थे 12, इसकी भी ले ली और सेंटर बना दिया O, ठीक है। ऐसा हमने बना लिया। इसके बाद क्या है, आप ये याद रखना, मैंने आपको अभी बताया, अगर यहाँ पे अर्थ होती तो जिस तरफ मैग्नेट का साउथ है उस तरफ अर्थ का नॉर्थ होगा, और अर्थ की स्टडी हम ज्योग्राफी में करते हैं, ठीक है। तो जिस तरफ मैग्नेट का साउथ है उस तरफ अर्थ का नॉर्थ होगा, और जिस तरफ मैग्नेट का नॉर्थ है उस तरफ अर्थ का साउथ होगा। इसका मतलब अर्थ को हम ज्योग्राफिक बोलेंगे, ज्योग्राफिक, क्योंकि अर्थ की स्टडी हम ज्योग्राफी में ही करते हैं मेनली, या जियोमॉर्फोलॉजी में करते हैं, तो हम ज्योग्राफी बोल देंगे। तो जिस तरफ मैग्नेट का साउथ है उस तरफ ज्योग्राफिक नॉर्थ होगा,
मतलब आप समझ सकते हैं अर्थ का नॉर्थ होगा, और जिस तरफ नॉर्थ है उस तरफ जोग्राफिक साउथ होगा। इसका मतलब अर्थ का साउथ होगा। अब ये जो जोग्राफिक नॉर्थ जोग्राफिक साउथ है, ये भी क्योंकि हम 3D ऑब्जेक्ट से बात कर रहे हैं, बार मैग्नेट भी 3D है, 3 डायमेंशनल है, लेंथ ब्रेथ हाइट लंबाई मोटाई चौड़ाई सब है, और अर्थ भी 3 डायमेंशनल है। तो ये किसी प्लेन के अंदर होगा। तो जो अर्थ का मैग्नेटिक प्लेन होता है, अर्थ का जो मैग्नेटिक प्लेन होता है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक मरीडियन। आपने सुना होगा AM PM, प्राइम मेरिडियन और एना मेरिडियन, वही चीज़ है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मैग्नेटिक मरीडियन। तो ये चीज़ आपकी क्या है, ये जो मैंने प्लेन बनाया है ऐसा, हम पे 2D कैनवास है ना, इसलिए ऐसे बनेगा। तो इसे बोलेंगे मैग्नेटिक मरीडियन, मैग्नेटिक मरीडियन, ये चीज़, ठीक है। बस और क्या देखोगे आप इसमें, M आपको पता ही है, अगर मैं यहाँ -M और +M बना दूँ तो ये आपकी पोल स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है। तो एक छोटी सी बात है, अर्थ का हमने एक मैग्नेटिक प्लेन बनाया जिसे मैग्नेटिक मरीडियन बोलते हैं। बार मैग्नेट हमने ऐसा लगाया, नॉर्थ और साउथ यहाँ पे, इसकी लेंथ 12, सेंटर O, ये तो कोई बात नहीं है। नॉर्थ की पोल स्ट्रेंथ -M, साउथ की +M, माइनस प्लस यहाँ कोई सिग्निफाई नहीं करता। बट सबसे मेन बात क्या है कि अर्थ का अगर मैग्नेटिक मरीडियन है, तो अगर किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है किसी साइड, तो वहाँ अर्थ का साउथ होगा। अर्थ मतलब जोग्राफी, तो वहाँ पे जोग्राफिकल साउथ होगा। और अगर मैग्नेट का साउथ जिस तरफ है उस तरफ अर्थ का नॉर्थ होगा, मतलब जोग्राफिकल नॉर्थ होगा। उल्टा चलता है, तभी वो स्टेबल रहता है इक्विलिब्रियम में, ठीक है। चलिए कुछ बेसिस बात करते हैं मैग्नेटिज्म की, बेसिस ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के कुछ बेस होंगे जिसमें हमारी आगे की स्टडी टिकी होगी, उसकी बात करते हैं। तो बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म के कुछ बेसिक्स होंगे, उनके बारे में हमें बात करनी है। क्या क्या बेसिक हो सकते हैं, क्या बेसिक बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो पहली तो यही है कि अर्थ खुद एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। इससे बड़ा मैग्नेट शायद हमारे फिजिकल वर्ल्ड में है नहीं, जहाँ तक हम फिजिक्स की स्टडी करते हैं। यूनिवर्स को नहीं ले रहे हैं, एक्सक्लूडिंग यूनिवर्स में बहुत बड़े बड़े मीटरॉइड्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, जो इससे भी ख़तरनाक मैग्नेट होते हैं, बड़े मैग्नेट होते हैं। पर हम बियॉन्ड अर्थ नहीं बात करेंगे, विद इन अर्थ बात करेंगे। तो पहला यही है, अर्थ इटसेल्फ बिहेव एज अ ह्यूमंगस मैग्नेट। ह्यूमंगस मतलब बहुत ही बड़ा, मैमूथ। अर्थ इटसेल्फ बिहेव एज ह्यूमंगस मैग्नेट, अर्थ से बड़ा मैग्नेट हो ही नहीं सकता, ये बात है। इसके पीछे कुछ थ्योरीज होंगी, तो आप खुद ही सोच लो। देखो थ्योरीज क्या क्या होंगी, मैं उस पर तो जाऊँगा नहीं कि ज्योग्राफी क्या कहती है, आपके लिए कुछ खतरनाक हो जाएगा। पहले वैसे अर्थ की शेप ऐसी मानी गई है, ऐसे। फिर हुआ क्या, यहाँ से एक डिप्रेशन टूटा, ये जो बाद में निकल गया, इसे मून बोलते हैं। तो अर्थ की असली में शेप ऐसे बताई जाती है। ये क्या है, ये वो डिप्रेशन है जिससे मून निकला, देखो यहाँ से कट के, ठीक है। और इस डिप्रेशन को आप जानते ही हो, मरियाना ट्रेंच कहते हैं। मरियाना ट्रेंच सबसे डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन, या अर्थ का सबसे डीपेस्ट पार्ट होता है मरियाना ट्रेंच। तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन है वो कहाँ गया, वो डिप्रेशन जो वो पार्ट था ये वाला, वो कहाँ गया, तो वो मून के साथ निकल गया। वो मून ही है, डम्बेल शेप थी पहले अर्थ की। ये मरियाना ट्रेंच जो है डीपेस्ट पार्ट है, कहाँ मिलता है, पैसिफिक ओशन में मिलता है। तो ऐसे ही बहुत सारी जोग्राफिकल थ्योरीज हैं, उसमें हम बात नहीं करेंगे, ये सब मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। 2-3 बात करते हैं जो आपके कोर्स में। तो पहली तो ये है कि कंसिडर अ fictitious magnet in the center मतलब इक्वेटर, इन द इक्वेटर ऑफ अर्थ। पहली तो ये बात है, ठीक है। सबसे बेसिक यही है आप लोगों के समझने के लिए। मान लो हमने आइडल अर्थ की शेप बनाई, तो हमने ये माना है कि ये अगर सेंटर है अर्थ का, होता तो नहीं है, यहाँ पे एक फिक्शियस मैग्नेट है, ऐसा मान लिया, एक फिक्शियस मैग्नेट है, ये रहा वो फिक्शियस मैग्नेट।
मान लो इसका नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ है, ऑब्वियसली ये प्लेन ही है, वही वाला मैग्नेटिक मेरिडियन वाला। तो ये हमारा जो चीज़ है ये फिक्सियस मैग्नेट है। अब आप खुद ही सोचो, जो आप अपना बार मैग्नेट लाओगे ऐसा, मान लो आपने यहाँ रखा या कहीं भी रखा बार मैग्नेट, ये अपना बार मैग्नेट है जिसके हम आगे स्टडी करने वाले हैं। तो यहीं से तो वो थ्योरी डेवलप हुई कि ये आपका जोग्राफिकल नॉर्थ है, ये आपका जोग्राफिकल साउथ है ना। ये जोग्राफिकल नॉर्थ और जोग्राफिकल साउथ क्या है, किसकी वजह से है, जो आपने एक फिक्शियस मैग्नेट माना है अर्थ के बीच में। तो जो आपका बार मैग्नेट है उसका यहाँ क्या होगा, साउथ होगा, और इधर क्या होगा, नॉर्थ होगा। बताया था ना मैंने, जोग्राफिकल नॉर्थ जिस तरफ है उस तरफ बार मैग्नेट का साउथ होगा, और जिस तरफ जोग्राफिकल साउथ है उस तरफ बार मैग्नेट का नॉर्थ होगा। ठीक है। तो पहले तो ये बेसिक सी थ्योरी है कि आप कंसीडर करो कि अर्थ के सेंटर में एक बहुत बड़ा फिक्सियस हमने बार मैग्नेट, हमने क्या, नेचर ने लगाया, गॉड ने लगाया, अगर ऐसी कोई पावर होती है। ठीक है। दूसरा थोड़ा साइंटिफिक है, मैं दो ही बताऊँगा, हैं बहुत सारे, दो ही बताऊँगा। दूसरा क्या है, अर्थ के सेंटर में, कोर में, दूसरा है कि इन अर्थ कोर, जो अर्थ का कोर है उसमें सब चीज़ मोल्टन फॉर्म में होती है, जो भी मेटल होते हैं, जो भी आयन्स होते हैं, है ना। इन अर्थ कोर और ऑल नेचुरल एलिमेंट्स, अर्थ का जो कोर है उसमें जितने भी नेचुरल एलिमेंट्स हैं आर इन मोल्टन आयनिक फॉर्म, मोल्टन आयनिक फॉर्म। अब क्या होता है, ये जो है मोल्टन आयनिक फॉर्म के जो भी एलिमेंट हैं ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेशनल एनर्जी कंटेन करते हैं, और इन वाइब्रेशनल एनर्जी की वजह से इनका मोशन बहुत अच्छा होता है, एकदम कंटिन्यूस होता है अंदर की साइड, कोई रोकने वाला नहीं होता, इतना कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। तो ये एक मैग्नेटिक थर्मल करंट बनाते हैं, है ना। तो मैग्नेटिक थर्मल करंट वैसी हुई मूविंग कॉइल कैरिंग करंट, जिसकी वजह से क्या बनता है, मैग्नेटिज्म बनता है। तो जो भी आपके आयन्स हैं जब वो अंदर मोल्टन आयनिक फॉर्म में मूव करते हैं तो वो एक मैग्नेटिक थर्मल करंट बनाते हैं। ठीक है। आपस में बहुत बार फ्रिक्शन भी होता है उनका, जिसकी वजह से वहाँ पे मैग्नेटिज्म डेवलप होता है। ठीक है। तो इन अर्थ कोर और नेचुरल एलिमेंट्स आर इन मोल्टन आयनिक फॉर्म विच हैव लार्ज वाइब्रेशनल एनर्जी, लार्ज वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है। सो दे मूव कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ, देखो आयन्स मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन के जैसे ही इनका मोशन होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो करंट बनता है, करंट से मैग्नेटिज्म बनता है, ऐसे ही आयन मूव करेंगे तो कोई क्या बनेगा, करंट बनेगा। ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ करंट, इन द फॉर्म ऑफ करंट। उस करंट को क्या बोलते हैं, आप बोलते हो थर्मल मैग्नेटिक, थर्मल मैग्नेटिक करंट। ठीक है, ये आप बोलते हो इन द फॉर्म ऑफ थर्मल मैग्नेटिक करंट, एंड दे ऑल्सो कोलाइड, कोलाइड मतलब फ्रिक्शन, दे ऑल्सो कोलाइड या फ्रिक्शन विद ईच अदर, विद ईच अदर। मूव भी कर रहे हैं, सीधा भी मूव कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे मैंने एक आयन बनाया ए प्लस, वो मूव भी कर रहा है और वो रोटेट भी करेगा ऐसे या ऐसे। तो आपको पता है ये मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, करंट की फॉर्म आ गई, जिसकी वजह से हमारा अर्थ का मैग्नेटिज्म बनेगा, प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म। और कौन सा वाला, मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। तो सिंपल सी बात है, अर्थ का जो अंदर का कोर है, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें मोल्टन फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में, वो करंट जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है करंट की फॉर्म में, वैसे वो भी मूव करेंगे, तो वो भी छोटा छोटा मैग्नेटिज्म बनाएंगे, और फ्रिक्शन भी होगा तो उसके वजह से वो रोटेट भी करेंगे, घूमे ना, दो टकराए ऐसे तो घूमते हैं ना ऐसे। तो इन सब की वजह से छोटे छोटे मैग्नेटिक मोमेंट्स बनेंगे, जिसकी वजह से हमारा टोटल मैग्नेटिज्म बनेगा अर्थ का। ये चीज़ है, ठीक है। तो दो थ्योरी मैंने आपको बता दी, और भी बहुत सी थ्योरी हैं, पेंडेमिक थ्योरी भी बहुत सी थ्योरी हैं,
ठीक है, पेंडेमिक नहीं, पेंडेमोलॉजी थ्योरी है, पर इससे काम चल जाएगा। चलो, तो पहला बेसिक आपको ये पता चला कि अर्थ खुद ही मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है। दूसरी चीज़ आपको पता ही है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक पोल रिपेल करेंगे, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करेंगे। मतलब नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ के बीच में होगा रिपल्शन, और नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ के बीच में होगा अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मेरे हिसाब से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करनी, आपको पता ही है, जैसे चार्ज का होता है वैसे ये होता है, ये बचपन से पढ़ रहे हो। तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बहुत बार कह चुका हूँ, अगर आपको पता करना है कि कोई असली में मैग्नेट है या नहीं है, तो रिपल्शन ही शॉर्टेस्ट है। रिपल्शन इज़ द शॉर्टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म। रिपल्शन इज़ शॉर्टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म रिपल्शन ही क्यों है? क्योंकि सिर्फ मैग्नेट में प्रॉपर्टी होती है कि वो रिपेल कर पाए। होते मैग्नेट से मिलते जुलते एक और चीज़ है, मैग्नेटिक मटेरियल्स। जैसे आपका कॉइन हो गया या आपका आयरन हो गया, वो मैग्नेट नहीं है, वो आयरन है, वो कॉइन है, वो कॉपर है। ये कभी भी रिपेल नहीं कर सकते, ये हमेशा अट्रैक्ट होंगे। पर रिपेल हमेशा कौन करेगा? जो असली में मैग्नेट होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली मैग्नेट कैन रिपेल और अट्रैक्ट। ओनली मैग्नेट कैन रिपेल और अट्रैक्ट। सिर्फ मैग्नेट ही ऐसा है जो रिपेल और अट्रैक्ट करता है। तो इससे क्या पता चला? क्योंकि एक और चीज़ होती है मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हो गए? जैसे आपके कॉइन होते हैं, पिन होती है, तो उन्हें हम एटॉमिक या एलिमेंटल फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं, इनमें भी टेंडेंसी होती है किस चीज़ की? अट्रैक्ट होने की, पर रिपेल होने की कभी नहीं होती। रिपेल हमेशा मैग्नेट ही होगा, जैसे लोडस्टोन हो गया। तो रिपल्शन इज शॉर्टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म। ओनली मैग्नेट कैन रिपेल ईच अदर। मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक फेरस, कॉपर कैन ओनली अट्रैक्ट, कैन ओनली अट्रैक्ट, कैन ओनली अट्रैक्ट। यही डिस्टिंग्विश फीचर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल्स के बीच में। मैग्नेट दोनों चीज़ें हो सकती है, अट्रैक्ट भी करेंगे, रिपेल भी करेंगे, पर मैग्नेटिक मटेरियल हमेशा ही क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल, जब तक उन्हें मैग्नेट ना बनाया जाए तब तक वो सिर्फ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी 3 चीज़ें हो गई, बहुत बढ़िया। चौथी चीज़ मैं आपको कह ही रहा हूँ इतने बार से कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डजेंट एग्जिस्ट। मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, करेंगे तो साथ में ही करेंगे। ठीक है, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, मैग्नेटिक मोनोपोल्स doesn't exist. Magnetic monopoles doesn't exist. Magnet always exists in poles pair. पोल्स के पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, मतलब नॉर्थ साउथ। और अननेसेसरी टाइम बढ़ाते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक आप पे मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, आपने इसे यहाँ से काटा तो होगा क्या? ये जो इतना पार्ट है और ये जो इतना पार्ट है, इधर नॉर्थ साउथ था, इधर नॉर्थ था, तो यहाँ पे भी दोबारा आपका साउथ आ जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा। आप दोबारा काटो इन्हें तो अब ये छोटे छोटे 2 पार्ट बन गए ऐसे, एक ये भी, एक ये भी। यहाँ साउथ था, इधर नॉर्थ था, इधर साउथ था, इधर नॉर्थ था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली साउथ बनेगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली नॉर्थ बनेगा, यहाँ ऑटोमेटिकली साउथ बनेगा, यहाँ ऑटोमेटिकली नॉर्थ बनेगा। क्लियर है इतनी बातें? बनेगा वही, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। पोल्स यूनी नहीं होते, मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यूनिपोल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट होगा। ठीक है, ये चीज़ है, बहुत बढ़िया। चलो, 5वीं चीज़ आप महसूस कर ही गए होंगे कि जब हमने क्या करा। 5वीं चीज़, किसी थ्रेड के थ्रू अगर हमने किसी मैग्नेट को, फ्री मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करा या किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करा, तो वह हमेशा नॉर्थ
साउथ डायरेक्शन में ही अलाइंग होता है। आई बात समझ में कि व्हेन अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड, व्हेन अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली with the help of thread या suspension with the help of thread then it always suspended in north south direction। पर मार्क माई वर्ड, ये जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है तो याद रखना ये कुछ ऐसी होगी कि अगर ये मैंने जो कर्वेचर बनाया सर्कुलर, ये अर्थ है, तो जो हमारा फिक्शियस मैग्नेट था ना उसका यहाँ साउथ होगा और यहाँ पे नॉर्थ होगा। कौन सा वाला है? जोग्राफिकल नॉर्थ और जोग्राफिकल साउथ। ठीक है, जब भी आप सस्पेंड करोगे फ्रीली तो नॉर्थ साउथ है। यही एप्लीकेशन होता है कंपास का, आपको पता ही है, यही एप्लीकेशन होता है कंपास का और जायरोस्कोप का। जो आपके फ़ोन का जायरोस्कोप होता है, जैसे बहुत से गेम होंगे आपके आज की डेट में तो उसमें मैप का यूज़ होना पड़ता होगा, जैसे फ्री फायर हो गया, पबजी हो गया, तो उसमें जायरोस्कोप का बहुत यूज़ है, तो इस वजह से। ठीक है, लैपी में भी होता है। ठीक है, तो इसी का कंपास और जायरोस्कोप में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। वेरी गुड। चलिए अब हम नई चीज़ पढ़ेंगे और ये सारा उसी से रिलेटेड है जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा। हमने वहाँ पे भी ऐसी बातें करी थी, दोबारा हम कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे, जैसे कूलम्ब फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है वैसे कूलम्ब फोर्स इन मैग्नेटिज्म भी होता है, उसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कूलम्ब फोर्स इन मैग्नेटिज्म में जो कूलम्ब फोर्स है वैसे करनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जैसे। हमें क्या करना है, हमें दो पोल्स मान लेने। अब ये मत बोलना कि सर आपने अलग अलग बना दिए पोल, यह है बार मैग्नेट ही या ऐसा। ठीक है, मैंने यहाँ मान लिया यहाँ नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, इसकी पोल स्ट्रेंथ m1 है, इसकी m2 है। सर ये क्या कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। होनी तो सेम चाहिए। ठीक है, सेम ही होनी चाहिए तो दो बार मैग्नेट लगा लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एंगल से हमें कोई मतलब नहीं होता, तो एक बार मैग्नेट ये रहा, एक बार मैग्नेट ये रहा। इसका मान लो नॉर्थ पोल ये रहा और इसका साउथ पोल ये रहा, ऐसे मान लेते हैं। आप नॉर्थ और नॉर्थ भी लग सकते हो, कोई बात नहीं। रिपल्शन भी होता है, अट्रैक्शन भी होता है। मान लो यहाँ पे इसका साउथ है और इसका नॉर्थ है, आप मान लो ऐसे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ m1 है और इस वाले साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ m2 है। सर अभी तो बोला सेम होगी, सेम कैसे होगी? ये दोनों अलग अलग बार मैग्नेट है, अलग ही होगी ना। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पे जो साउथ होगा इसका उसकी भी m1 हो और यहाँ पे जो नॉर्थ होगा उसकी m2 हो, पर अभी तो मैंने दो बार मैग्नेट ले लिए। इनके बीच में हमें फोर्स देखना है क्या होगा, इनके बीच में फोर्स क्या होगा वो हमें पता करना है। नॉर्थ हो गया एक बार मैग्नेट का नॉर्थ ले रहे हैं, दूसरे बार मैग्नेट का साउथ ले सकते हैं। अच्छा, इन दो वायर मैग्नेट के बीच में क्या क्या फोर्स बन सकते हैं? तो देखो, एक नॉर्थ साउथ, एक नॉर्थ और नॉर्थ, एक साउथ और नॉर्थ और एक साउथ और साउथ, चार फोर्स बनेंगे। चार फोर्स है ना। चलो अगर दिखाना है मेरे को कोई बात नहीं, मैं यहाँ एक काम करता हूँ, एन डैश एस और एन दिखा देता हूँ। तो चार फोर्स बनेंगे। देखो, एस डैश और एन के बीच में, एस डैश और एस के बीच में, एन डैश और एस के बीच में और एन डैश और एन के बीच में। दो अट्रैक्टिव दो रिपल्सिव बनेंगे। ठीक है, चलो अभी तो ये दिखा रखा है, तो हम ये बोलेंगे कूलम्ब फोर्स इन मैग्नेटिज्म, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। इंटरैक्शन मतलब कैसी भी हो, रिपल्सिव हो या अट्रैक्टिव हो, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव। द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन whether it is repulsive or whether it is attractive between any two pole strength, poles of pole strength ऐसे बोल लो, चाहे pole strength बोल लो, between any two pole strengths, जो कि क्या क्या है, m1 and m2। और मान लो इनके बीच का डिस्टेंस r है, इस m1 और इस m2 के बीच का डिस्टेंस कितने r है। सर इसे हॉरिजॉन्टली बना देते, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमको भी नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे एंगल पे हम डिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस कितने r है, तो सेपरेटेड
बाय, किताब को उल्टा पढ़ लेना, एंगल तो तुम ओरिएंटेट कर सकते हो ना, कैसे भी कर लेना, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर इज़। अब देखो ये फोर्स वैसी है, वहाँ पे फोर्स क्या था, मार्क माई वर्ड, ये मास नहीं है m1 m2, ये पोल स्ट्रेंथ है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मत करो इससे डील, ये m1 m2 पोल स्ट्रेंथ है, मास नहीं है, ठीक है। इज़ हमने ये देखा कि जैसे कूलम फोर्स जो होता था, कौन सा वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, वो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्ट होता था, तो यहाँ पोल स्ट्रेंथ के डायरेक्ट होगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के डायरेक्टली होगा। और फिर वही इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करेगा। चलो बहुत बढ़िया। अब सिंपल सी बात है, दोनों को जोड़ेंगे तो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर आएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ ये न्यूटन्स लॉ नहीं है, m1 m2 वहाँ मास होता है, यहाँ पोल स्ट्रेंथ है, और डायरेक्ट हटेगा, ये कांस्टेंट आना था। मैग्नेटिज्म में तो एक ही कांस्टेंट है, μ0/4π। इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता था 1/4π एप्सिलॉन नॉट, यहाँ μ0/4π है। तो फोर्स की वैल्यू आई मैग्नेटिज्म वाले μ0/4π m1 m2 बाई आर स्क्वायर, इसके बराबर आई, ठीक है। फोर्स की वैल्यू μ0/4π m1 m2 बाई आर स्क्वायर। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट तुम्हें देखनी पड़ेगी यार, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होगी, सोचो। बना ले क्या, चलो बना लो, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो ये देख लो, देख लिया। अब सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पे फोर्स के हम नेचर लिख लेंगे कि m1 m2 सेम पोल के हैं। सेम पोल मतलब या तो दोनों नॉर्थ हो या तो दोनों साउथ हो, या तो दोनों नॉर्थ हो या तो दोनों साउथ हो, तो आपको फोर्स होगा रिपल्सिव। दोनों सेम पोल के ना, तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। और m1 m2 अपोजिट पोल्स के हुए, अपोजिट पोल के, तो फोर्स होगा अट्रैक्टिव, ठीक है। ये चीज़ें गुड। अब हम यूनिट देख लेते हैं एक बार, है ना, किसकी, ऑब्वियसली मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की। तो यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ जो कि आपका m है, क्या यूनिट होगी, है ना, ये निकालना है। जैसे चार्ज की कूलम होती है, इसकी भी कुछ होनी चाहिए, है ना। तो देखो होगी क्या, आप एक काम करो, लेट m1 m2 दोनों को m मान लो, और इसके लिए बोल रहा हूँ m1 m2 दोनों को m मान लो, तो होगा क्या, फोर्स इज इक्वल टू μ0/4π, और m1 m2 बन गया m का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर। m1 m2 दोनों m हो गए ना, m इंटू m स्क्वायर हो गया बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो m स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, m स्क्वायर की वैल्यू आएगी फोर्स इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4π/μ0, ये होगी ना। अभी देखो f यहाँ है, m स्क्वायर चाहिए, f यहाँ है, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में गया, 4π भी मल्टीप्लाई में गया, 4π आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में गया, और μ0 नीचे आ गया। क्लियर है इतना, बहुत बढ़िया। अब निकालते हैं इसकी क्या यूनिट। μ0 की वैल्यू पता है, μ0 कितना होता है, अरे यार भूल गए, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर तो नहीं होता था, सोचो, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर μ0 की, सर μ0 की, यहाँ से देखो b इज इक्वल टू μ0 NI होता था, शाबाश। तो यहाँ से μ0 की निकालो, क्या होगी, b/NI। चलो n तो नंबर ऑफ टन्स है, एक नंबर है, नंबर ऑफ टन्स, या पर यूनिट लेंथ था, ये नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ था। तो इसकी l की पावर -1 होनी चाहिए, इसकी एम्पियर होनी चाहिए, और इसकी टेस्ला होनी चाहिए, चाहे वहाँ से निकालो, ठीक है। अब बहुत फार्मूले हैं, dB इज इक्वल टू μ0/4π IDL साइन थीटा, थीटा क्या लेना, अपन आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, dB का तो तुम्हें पता है टेस्ला होता है, μ0/4π की तुम्हें निकालनी है।
चलो 4 पाई भी किसी काम का नहीं है, वो भी हटा दिया क्योंकि 4 पाई तो एक नंबर है ना, नंबर हटा दो। जैसे साइन थीटा भी हटा दिया, साइन थीटा के भी नहीं लेने, 4 पाई के भी नहीं लेने। डी का हो गया टेस्ला, ठीक है, म्यू नॉट हमने ऐसे लिख दिया। आई का क्या हुआ, आई का हुआ एम्पियर, डी का क्या हुआ मीटर, और आर स्क्वायर का भी क्या हुआ मीटर स्क्वायर, डी का मीटर, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो अब बताओ म्यू नॉट की वैल्यू कितनी आई, म्यू नॉट की वैल्यू आई टेस्ला, शाबाश, टेस्ला इंटू मीटर बाई एम्पियर, यही आई, टेस्ला मीटर बाई एम्पियर, म्यू नॉट की वैल्यू ना, म्यू नॉट टेस्ला मीटर ऊपर एम्पियर नीचे, ठीक है। यहाँ पुट करो तो ध्यान से देखो, फोर्स तो आपको पता है न्यूटन में होगा, 4 पाई की तो लेनी ही नहीं, ठीक है, 4 पाई किसी काम का नहीं है ये। आर स्क्वायर की मीटर स्क्वायर, और म्यू नॉट की कितनी है टेस्ला इंटू मीटर अपॉन में एम्पियर, यही होगी। ध्यान से देखो ना, एम स्क्वायर की निकालनी है, फोर्स की न्यूटन हो गई, 4 पाई की लेनी नहीं, 4 पाई वहाँ भी कट गया था, कटना ही था उसने। आर स्क्वायर की आपको पता ही है कितनी है, मीटर स्क्वायर, और म्यू नॉट की टेस्ला मीटर बाई एम्पियर। सर हम ऐसे भी कर सकते थे, इसे यहीं डाल देते, ये सारी चीज़ें यहाँ डाल देते, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू, ऐसे भी कर सकते थे, कोई बात नहीं। तो आप ये देखो, ये एम्पियर कहाँ जाएगा ऊपर, तो आप आएगा न्यूटन, शाबाश, मीटर स्क्वायर, बहुत बढ़िया, एम्पियर ऊपर, टेस्ला नीचे, बहुत बढ़िया, और मीटर, ठीक है, मीटर से एक पावर कैंसिल, आप पे आया न्यूटन इंटू मीटर इंटू एम्पियर बाई टेस्ला। एम क्या है, मास है, नहीं भाई मीटर है, मास के लिए केजी लिखते हैं, ठीक है, ऐसा आ गया। अब मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, वो हम आगे देख लेंगे। देखो तुम्हें ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज, मैं सही कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है फोर्स अपॉन चार्ज। ये सारी वैल्यू किसकी निकाल लो तुम, एम स्क्वायर की, अरे सर 2 बार एम लिख लिया आपने, तो ये मीटर है ना, तो मीटर को मैं एल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, एल, ठीक है, ये हो गया एल स्क्वायर, ये हो गया एल, कटा कटा, यहाँ बचा एल। अब एल मतलब लेंथ है, एम मतलब पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। ये एम क्या है, ये पोल स्ट्रेंथ है, तो ये सारी एम स्क्वायर की वैल्यू निकल रही। तुम्हें ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज, ये तो तुमने पढ़ा है। अब इसे मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड आएगा, फोर्स तो फोर्स होता है, पर यहाँ चार्ज का काम कौन कर रहा है, अगर तुम बताओ मुझे, चार्ज का काम यहाँ पोल स्ट्रेंथ कर रही है खुद, चार्ज का काम यहाँ कौन कर रहा है, पोल की स्ट्रेंथ। तो हम क्या लिखेंगे, एम लिख लेंगे स्ट्रेंथ। ये किससे एनालॉगस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स बाई चार्ज, फोर्स का काम फोर्स ही कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम मैग्नेटिक फील्ड कर रही है, और चार्ज का काम आपका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कर रही है। तो बस फिर अब करो। और बी क्या होता है, बी टेस्ला होता है ना भाई, ये पढ़ा हमने, तो मैं बी की जगह ये लिखूँगा एफ बाई एम, ठीक है। तो न्यूटन आया, ठीक है, लेंथ आया, ठीक है, ए क्या है, एरिया, नहीं भाई करंट है, एम्पियर, ठीक है। और ये टेस्ला, टेस्ला किसके लिए आता है, बी के लिए, तो टेस्ला की जगह क्या है, फोर्स अपॉन एम, तो फोर्स बाई एम है, एम क्या है यहाँ, पोल स्ट्रेंथ, और यहाँ क्या है, एम स्क्वायर है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, दोबारा देख लो, ठीक है। बी टेस्ला था ना, टेस्ला की जगह फोर्स अपॉन मास, ठीक है, फोर्स किस में होगा, फोर्स होगा न्यूटन में, फोर्स अपॉन मास नहीं, फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। और ये एम तो हमारा पोल स्ट्रेंथ है। अब देखो न्यूटन से न्यूटन कट गया, ठीक है, न्यूटन से न्यूटन कट गया, ठीक है, तो ये सारा हटाया। अब तुम इसका शॉर्टकट भी निकाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। आप ये बचा एल ए, और यहाँ पे क्या है, ये एम जो है अपॉन में है, तो ये ऐसा है एल ए बाई 1 अपॉन एम, और यहाँ क्या है, एम स्क्वायर है। क्या कर रहे हो सर, न्यूटन से न्यूटन कट गया ना भाई, यहाँ भी न्यूटन था, न्यूटन से न्यूटन कट गया तो 1 बचेगा, ये एम भी ऊपर गया, तो एल ए एम बराबर एम स्क्वायर के। दोबारा बता दूँ, एल क्या है, लेंथ है, ए क्या है, एम्पियर है, एम्पियर आता है करंट के लिए, एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, और ये एम स्क्वायर भी क्या है, पोल स्ट्रेंथ का स्क्वायर है, ठीक है। एम से एक पावर कैंसिल कर दो, एम की वैल्यू आ गई कितनी, एम्पियर इंटू लेंथ, बस, तो यूनिट बन गई कितनी, एम्पियर मीटर, ठीक है, ये चीज़ है। तो आपको पता चला इसकी यूनिट आ गई एम्पियर मीटर, ठीक है।
इतनी सारी मेहनत करके आपकी यूनिट आ गई एम्पियर मीटर। तो एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ की एसआई यूनिट आ गई कितनी, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, मीटर है ना, ए एम ये है, ठीक है। और डायमेंशन, डायमेंशन बना लो यार, डायमेंशन, डायमेंशन कैसे आएंगे, एम के, एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, तो डायमेंशन ऑफ एम्पियर इनटू मीटर। देखो एम्पियर भी फंडामेंटल होता है और मीटर भी क्या होता है, फंडामेंटल होता है। एम्पियर का आ गया ए, मीटर का आ गया एल, तो ए इंटू एल आ गया, ठीक है। एम्पियर का ए और मीटर का एल, तो ए इंटू एल आ गया। चलो बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, अब थोड़ी बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की किसी बार मैग्नेट के लिए। जैसे डायपोल के लिए बताई थी ना, ऐसे यहाँ पे बताएंगे बार मैग्नेट के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ड्यू टू बार मैग्नेट, किसी बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ निकालेंगे। डिनोट तो बी से ही करेंगे, तो बी से ही डिनोट करा। बस वैसे ही है जैसे वहाँ पे देखी थी। वहाँ क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज़ एफ बाई क्यू, फोर्स अपॉन चार्ज, यहाँ हो जाएगा फोर्स अपॉन मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इतना तो हमें पता है, बी क्या है, फोर्स अपॉन मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ये तो हमें पता है। पर इसे बनाएं कैसे, ये भी तो ज़रूरी है। तो इसकी डेफिनेशन तो सिंपली ये होगी, इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस बाई देखो वहाँ तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, पर यहाँ पोल स्ट्रेंथ अकेली नहीं होती, हमेशा पेयर में आती है। तो एक ऐसा बार मैग्नेट लेना पड़ेगा। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे चार्ज आइसोलेट तो होता नहीं, चार्ज के जैसे यहाँ पे आइसोलेशन तो होती नहीं। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज अकेला मिल सकता था और नेगेटिव चार्ज भी अकेला मिल सकता था, पर यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ तो पेयर्स में आते हैं। तो हमें पूरा बार मैग्नेट लेना पड़ेगा। तो इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ बार मैग्नेट ऑफ यूनिट पोल स्ट्रेंथ, यूनिट पोल स्ट्रेंथ। अब अगर आपने यूनिट पोल स्ट्रेंथ बोल दिया तो सबके दिमाग में ये आ गया कि नॉर्थ पोल की भी यूनिट होगी एम्पियर मीटर, अभी देखा ना आपने, 1 एम्पियर मीटर होगी पोल स्ट्रेंथ, और साउथ की भी यही होगी। तो सिंपल सा फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ बार मैग्नेट ऑफ यूनिट पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा, मान लो सिंपल सी बात है, आप पे ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे हमने एक पोल रख दिया, मतलब बार मैग्नेट रख दिया। यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, इसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी -m, इसकी +m। अब जैसे ही ये यहाँ पे एंटर करेगा तो इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से एक इस पे, किस पे, बार मैग्नेट पे एक फोर्स लगेगा, उसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। या आप ऐसे समझो कि एक बार मैग्नेट है नॉर्थ साउथ पोल वाला, उसके चारों तरफ का रीजन, उसके चारों तरफ का रीजन, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते थे, एक सोर्स चार्ज है, उसके चारों तरफ का रीजन, कि जहाँ पे अगर कोई दूसरा चार्ज आए, जैसे हम टेस्ट चार्ज बोलते थे, तो उस पर क्या लगता था, फोर्स लगता था, चाहे अट्रैक्टिव चाहे रिपल्सिव, ऐसे यहाँ पे है। तो ये हमारा सोर्स बार मैग्नेट है, सोर्स बार मैग्नेट। तो इस सोर्स बार मैग्नेट ने चारों तरफ के रीजन में एक फील्ड बनाई जिसको हम बी बोल लेते हैं। और अगर कोई दूसरा बार मैग्नेट यहाँ पे आएगा नॉर्थ डैश साउथ डैश की वजह से, तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। किसकी वजह से, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ये मैग्नेटिक फील्ड किसने प्रोड्यूस करी, सोर्स बार मैग्नेट ने। और फोर्स किस पे लगा, सोर्स पे नहीं भाई, जो दूसरा आएगा। अपने पे क्यों लगाएगा, दूसरे पे ही तो लगेगा, तो इस वाले पे लगा, ठीक है। ये चीज़ें थी, तो बात तो वैसे ही करनी है। अब ये देख लेते हैं आया कहाँ से। तो सिंपल सी बात है, आप ये मान लो कि एक ऐसा फोर्स होता था कि μ0/4π और नीचे r² होता था और ऊपर आपको पता है प्रोडक्ट आता था। तो एक m ले लो, एक m0 ले लो,
एम नॉट आपको पता है टेस्ट वाला बार मैग्नेट होगा और ये आपका सोर्स वाला होगा, टेस्ट बार मैग्नेट अपन सोर्स बार मैग्नेट, ये होता था। ठीक है, बस तो फिर बनाओ। अब होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड आपकी फोर्स बाई एम है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से आएगी कितनी, बी की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई और कितना है एम नॉट बाई आर स्क्वायर। ये तो आपकी फोर्स की वैल्यू है और नीचे क्या चल रहा है, एम चल रहा है, नीचे क्या चल रहा है, एम चल रहा है। फोर्स तो आपने पढ़ ही लिया, हमने बस अपॉन में एम लगाना है, तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो बी की वैल्यू क्या आई, बी की वैल्यू आई म्यू नॉट बाई 4 पाई एम नॉट बाई आर स्क्वायर। अब कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको बताया था कभी कभार सोर्स यूज़ करते हैं, कभी वैसे लिख लेते हैं, पर आएगा यही म्यू नॉट बाई 4 पाई एम नॉट बाई आर स्क्वायर। क्या सर मैग्नेटिक पोटेंशियल भी होता है भाई, क्यों नहीं होता, होता है। ठीक है, पर वो इलेक्ट्रोडायनामिज्म में पढ़ेंगे। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई और कितना है एम नॉट बाई आर स्क्वायर। एम नॉट क्या है, टेस्ट बार मैग्नेट है, टेस्ट बार मैग्नेट, ये याद रखना, वेरी गुड। तो अब हम उस मुकाम पे पहुंच गए हैं जहाँ पे हम बार मैग्नेट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल यूज़ करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है, देख लो ये। चलो बहुत बढ़िया। जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमने एस्टेब्लिश कर दी है, तो आपको पता है यहाँ पे अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती थी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आएगी। और बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, मैंने आपको बताया था, एक क्लोज के साथ कंटिन्यूस है, एक सिर्फ कंटिन्यूस है। तो यहाँ पे देखो, अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिसे हम लिखते हैं MFL, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है, तो आपको पता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके बारे में बताती है, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो जितनी ज़्यादा पास होंगी, जितनी ज़्यादा पास होंगी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ पे भी ऐसी है। ठीक है, तो इट इंडिकेट्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में ये बताता है। तो सिंपल है कि डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी ज़्यादा डेंस होगी, जितनी ज़्यादा क्लोज होगी, जितनी ज़्यादा ये पास होंगी, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होने वाली है। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग होगी। ठीक है, ये बात है। बोलते क्या है, इट इज़ द, चलो अभी तो ये देख लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है। तो इट इज़ एन इमेजिनरी कर्व, ये एक इमेजिनरी कर्व होता है। और स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व ही होता है। कर्व मतलब ये नहीं है, यहाँ पे कर्व मतलब होता है एक मैथमेटिकल फंक्शन। ठीक है, तो इट इज़ एन इमेजिनरी कर्व, चाहे वो या इमेजिनरी पाथ बोल लो, अब चाहे वो कर्व हो या स्ट्रेट हो। ठीक है, ये एक तरह का इमेजिनरी कर्व या पाथ है, जैसे वहाँ होता था। ठीक है, और वहाँ पे क्या थे कि इस कर्व में किसी भी पॉइंट में अगर हम टेंजेंट बनाएं तो वो हमें किसकी डायरेक्शन देता था, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ऐसे यहाँ पे है कि इस कर्व के किसी भी पॉइंट में अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, सिर्फ सरफेस से जाने वाली टेंजेंट होती है, तो जो डायरेक्शन आएगी वो किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की होगी। तो इट इज़ एन इमेजिनरी पाथ कर्व या स्ट्रेट such that if any point is taken on that curve, कोई भी अगर हम पॉइंट लें इस कर्व में एंड उसमें उस पॉइंट में हम टेंजेंट ड्रॉ करें एंड टेंजेंट इज ड्रॉन थ्रू
that point, then direction of tangent gives direction of magnetic field. ये बात है, ठीक है। ये एक तरह का क्या है, इमेजिनरी बात है। कर्व हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है, कि सच दैट अगर इसका हम कोई भी पॉइंट ले लें, जैसे हमने ये बनाया और इसका कोई भी पॉइंट ले लें, ये ले लिया, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये जो मैंने कर्व बनाई ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और इसके किसी भी पॉइंट में, सपोज P में, सच दैट इफ़ एनी पॉइंट इज टेकन ऑन दैट कर्व, जैसे मैंने P ले लिया और इसमें अगर मैंने टेंजेंट बनाई, ऐसे अगर आप टेंजेंट बनाओ इसमें, ये हमने टेंजेंट बनाई, ठीक है, ये हमने टेंजेंट जो बनाई, ये हमारी टेंजेंट है और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो ये टेंजेंट कुछ और नहीं देगा, किसके डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन देगा। ऐसी बातें हैं, ठीक है। अब अगर ये स्ट्रेट ही होता, तो मान लो जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यही है और यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया P, तो भाई टेंजेंट भी यही बनता, ये रहा, टेंजेंट भी यही बनता और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होती, तीनों पैरेलल होते हैं। पर यहाँ तो देखो कर्व है, कर्व हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, एक पॉइंट माना P और उसमें बनाई टेंजेंट, और वही टेंजेंट किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड की देगा, ठीक है। ये चीज़ें, गुड। तो फिर वही बात, यहाँ पे सबसे मेन बात क्या है, ये आपको समझ में आया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सबसे मेन बात क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस, कंटिन्यूस मतलब कोई सडन ब्रेक नहीं आते, नो सडन ब्रेक्स, कोई ब्रेक नहीं आते, कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होती, चलती रहती है, नो सडन ब्रेक्स। एज वेल एज क्लोज भी है, और क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज नहीं होती। क्लोज मतलब क्या है, जो गया वो आए भी वापस, जो गया वो आए भी वापस। तो यहाँ पे देखिए क्लोज कैसे बनता है, कि जैसे मैंने यहाँ पे बाहर मैग्नेट बनाया नॉर्थ और साउथ, तो ध्यान से देखिए बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है और अंदर ऐसे आ रही है, ये तो क्लोज बन गया ना, एक लूप बन गया, पूरा लूप गया बाहर और अंदर भी आया, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ऐसा होता नहीं है। तो देखिए आउटसाइड तो कैसे जा रही है, कौन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर रहा हूँ, आउटसाइड कैसे जा रही है, नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड कैसे आ रही है, इनसाइड आएगी, देखो यहाँ से जाना शुरू करा नॉर्थ की तरफ, तो इनसाइड है साउथ से नॉर्थ। जब दोनों चीज़ें हो रही हैं तो ये क्लोज है, और देखिए कहीं ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूस चल ही रहा है, तो ये कंटिन्यूस भी है, ठीक है। ये अब यहीं पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखें, ये दोनों हैं, पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिर्फ कंटिन्यूस होती है, क्लोज नहीं होती। तो यहाँ पे आप नोट डाल के लिख लीजिए, पहले भी मैं कवर कर चुका हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में, यहाँ पे भी, कि नोट कंट्रास्टिंग टू दैट, इसके कंट्रास्ट में, कंट्रास्टिंग टू दैट या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओनली कंटिन्यूस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिर्फ कंटिन्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिर्फ कंटिन्यूस होती है, बट नॉट क्लोज, क्लोज नहीं होती, मतलब जाती तो है, आती नहीं है। देखो प्लस बनाते हो तुम, माइनस बनाते हो, तो सिर्फ प्लस से माइनस जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये तो सही है। माइनस से प्लस नहीं आ सकती, क्रॉस लगा दिया, ये गलत है, रॉन्ग, सिर्फ प्लस से माइनस जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, और यही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होती है, ये चीज़ है। तो आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज नहीं है, क्लोज के लिए उसे नेगेटिव से पॉजिटिव आना चाहता है, तो ऐसा आती नहीं है, पॉजिटिव से दूर जाती है, नेगेटिव के पास आती है, उल्टा नहीं होता, नेगेटिव के दूर और पॉजिटिव के पास कभी नहीं आती, ठीक है, ये चीज़ है। चलो इतना पढ़ लिया, तो इसके बाद आप अब मैग्नेटिक डायपोल के बारे में पढ़ोगे।